बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 मई पाकिस्तान में मंगल की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 178। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर पेशावर से, जहां से ARY ये खबर ब्रेक कर रहा है कि 50 के करीब MPs, जी हां, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 50 के करीब MPs ने एक ग्रुप बना लिया है। आप उसे फॉरवर्ड ग्रुप कह लें, आप उसे मुजाहमती ग्रुप कह लें, जो भी कहना है। 50 MPs ने एक ग्रुप बना लिया है जो सुहेल खान अफरीदी को वजारत आला से उतारना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। जवाब में जो शफी जान है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सुहेल खान अफरीदी की कैबिनेट के, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान ने सुहेल खान अफरीदी को नामजद किया था, असम्बली से उन्होंने वोट लिया और तमाम के तमाम MPs उनके पीछे खड़े हैं। कोई उनके खिलाफ ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा या कोई ऐसे MPs नहीं हैं जो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं और उनको उतारना चाहते हैं। अगर इस सारी बात का जायजा लें, जो ARY की खबर है कि 50 MPs इकट्ठे हो गए हैं और वो इनको उतारना चाहते हैं, उसका अगर जायजा लें और उसके साथ साथ हाल ही में जो शेर अफजल मरवत ने जाकर आईनी अदालत के अंदर एक पिटीशन डाली और कहा कि सुहेल खान अफरीदी को, क्योंकि इमरान खान ने जेल में से नामजद किया था और अली अमीन गंडापुर को हटाया भी इमरान खान ने जेल में से था। इमरान खान शेर अफजल मरवत के मुताबिक सजा याफ्ता हैं, नाअहल हैं और वो फर्द वाहिद हैं, मतलब कि डिक्टेटर हैं और वो ये सारे फैसले नहीं कर सकते थे। इसलिए अली अमीन गंडापुर को वापस वज़ीर आला लगाया जाए और सुहेल खान अफरीदी का ये जो पूरा इलेक्शन है इसे कलअदम करार दे दिया जाए। ये एप्लीकेशन लेकर शेर अफजल मरवत, जाहिर है जर्नैली टाउट है, वो उन्हीं के कहने पर गए होंगे, उनके कहने पर वो वहाँ पर ये पिटीशन कर चुके हैं। अब ये 50 MPs का जो ग्रुप है बना है या नहीं बना, लेकिन इस खबर को अगर इकट्ठा करके आप पढ़ें, देखें, समझने की कोशिश करें तो आपको फिर इस चीज़ की समझ आती है कि जाहिर है बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ किया जा रहा है। अच्छा, इसके दो पर्पसेस होते हैं। एक पर्पस तो ये हो सकता है कि वाकई हतमी तौर पर कोई साजिश सुहेल अफरीदी के खिलाफ की जा रही हो और वाकई अली अमीन गंडापुर को वापस लाया जा रहा हो और उसके लिए ये सारी हिलजुल की जा रही हो। अली अमीन गंडापुर को भी झांसा दिया हो कि आपको वापस लाएंगे, आप ये सारी बगावत करवाएं। वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जाहिर है फंड्स भी देते रहे हैं, उनका वैसे भी हाथ और जेब बहुत खुली है, वो जेब के अंदर भी पैसे धड़ाधड़ डालते और जेब से निकालते भी धड़ाधड़ हैं। तो उन्होंने जाहिर है बहुत सारे MPs को अपने साथ उस ज़माने में बहुत खुश रखा होगा। अभी वो रब्ता कर भी सकते हैं उनके साथ और बड़े आराम के साथ उनके साथ मामलात वो तय कर सकते हैं। सिर्फ खबर की हद तक अगर हम इस चीज़ को देखें तो इस चीज़ के अंदर वजन नज़र आता है कि एक तरफ जनरल्स, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर, फिर उनके टाउट शेर अफजल मरवत और ये तमाम जो साजिश और फिर ARY से खबर ब्रेक करवाना। तो हो सकता है कि वाकई जो 50 के करीब MPs हैं उन्होंने वाकई एक ग्रुप बनाया हो और वो सुहेल अफरीदी को उतारना चाहते हों। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक और वजह भी हो सकती है, वो ये है कि कई दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने ही अंदर की गुलाम गर्दिशों के अंदर फंसा रखने, ताकि वो इमरान खान के लिए आवाज़ ना उठा सकें, इस तरह के जाली किस्म के, फेक किस्म के ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। मसलन किसी का कोई प्रोग्राम ना हो सुहेल अफरीदी को उतारने का, लेकिन एक हवा बना दी जाए और एक माहौल ऐसा बना दिया जाए, अफवाह उड़ा दी जाए ताकि सारे लोग इसी पर फोकस करें, हम भी इसी पे बात करें, आप भी इसी पे बात करें, मीडिया भी इसी पे बात करे, वर्कर्स भी इसी पे बात करें, पार्टी की दूसरी लीडरशिप भी इसी पे बात करे और ये साजिश जाहिर है 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते चलाई जा सकती है। उसके बाद फिर कोई नई साजिश बुन ली जाए तो कम से कम 1-1.5 महीना जो है वो इस साजिश के अंदर भी टाइम जो है किल किया जा सकता है, ख़राब किया जा सकता है। ये वो गेम्स हैं जो मिलिट्री जर्नल्स बार बार तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल और उनके वर्कर और लीडरशिप के साथ खेल रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर ऐसी गेम हो सकती है। मुझसे अगर आप तज्जिया पूछे तो मुझे इस वक्त ऐसा कोई काम, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कोई काम खैबर पख्तूनख्वा में होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा जो अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ करना था या अब वाला जो सेटअप है उसने मुख्तलिफ। मेरे कहने का मतलब सियासी साइड पे नहीं है, मेरा कहने का मतलब इंतज़ामी साइड पे है। मतलब जो कोर कमांडर साहब वहाँ जो कुछ करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर ऑपरेशन में कोई उनको मामला चाहिए हो तो वो भी मेरा ख्याल हो ही रहे हैं। ड्रोन अटैक्स वहाँ पर हो रहे हैं, किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही। तो कोई मुझे हतमी वजह नज़र नहीं आती कि अली अमीन गंडापुर को वापस लाया जाए और सुहेल अफरीदी को गिराया जाए। तो मेरा तज्जिया तो यही है कि ये खामखा की एक बेपर की उड़ाई जा रही है।
एक साजिश है, एक नई अफवाह है, ताकि आपको और तमाम लोगों को उस अफवाह के पीछे लगाकर बस उसमें आप ये कहिए कि महजूज किया करवाया जाए इस सारी इंटरटेनमेंट के साथ, और उसी में बिजी किया जाए, और बाद में फिर कोई नई साजिश जो है वो मार्केट के अंदर ला के छोड़ दी जाए। तो मुझे इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा वजह नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ साकिब बशीर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, क्योंकि इस सारी अफवाह के अंदर ये बात भी की गई कि इमरान खान सुहेल अफरीदी से खुश नहीं है। इस सारी अफवाह के अंदर एक अफवाह यह भी शामिल की गई कि ये 50 MPs ये कहते हैं कि इमरान खान सुहेल अफरीदी से खुश नहीं है, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस वापस ले लिया है, इसलिए हमने इनको हटाना है। अब साकिब बशीर कहते हैं कि 8 अप्रैल आखिरी मुलाकात बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से हुई, जिसमें जाहिर ऐसी कोई बात नहीं इमरान खान ने की कि उन्हें सुहेल अफरीदी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद 17 अप्रैल और फिर अब 22 मई को बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। अब क्या 22 मई की मुलाकात में बुशरा बीबी ने फैमिली से इमरान खान का हवाला देकर सुहेल अफरीदी के मुतल्लिक कोई बात की है जो बाहर आई है? क्योंकि इसके अलावा कोई मुलाकात रिकॉर्ड पर नहीं है जिसका हवाला देकर यह बात की जा सके। तो वही बात हो रही है कि कोई वजह समझ नहीं आती कि जेल में से ऐसा क्यों पैगाम आएगा, और ये सारी जो नई साजिश बुनी जा रही है इसके ऊपर ये काम क्यों किया जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर जो अंसार अब्बासी साहब है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल को भी अगर आप जोड़ें तो आपको समझ आ सकती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि गौहर खान और सुहेल अफरीदी की नकवी साहब के साथ जो मुलाकात है वो 14 तारीख, जी हाँ 14 मई को, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर की रहायशगाह पर हुई, और इस मुलाकात के अंदर सिर्फ दहशतगर्दी से रिलेटेड अमूर ही डिस्कस नहीं हुए, बल्कि इमरान खान की सेहत, उनकी रिहाई और उनके इलाज मालजे के बारे में भी तफसील के साथ बातचीत हुई है। अब जाहिर है आप सबको पता है कि अंसार अब्बासी जर्नैली टाउट है माजरत के साथ, और वो बगैर टेबल स्टोरीज जो उन्हें, हमारा तासुर तो यही है कि जब तक जर्नल्स उन्हें टेबल स्टोरी नहीं देते वो ऐसी किसी चीज़ के ऊपर कुछ नहीं लिखते। तो अगर जो अंसार अब्बासी साहब हैं वो भी यही बातें लिख रहे हैं, तो इससे आप पिक्चर को थोड़ा फिर लार्जर कैनवस पे देखिए तो आपको नज़र आएगा कि तमाम चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के चीफ मिनिस्टर के वहाँ के मामलात और उनकी मुलाकातें मोहसिन नकवी, और उनको उतारना है, रखना है, उनके खिलाफ साजिश हो गई है, इस बारे में रखनी है। ये नहीं चाहते कि आप बात करें कि अभी जो इब्राहिमी मुआहदा है उसके ऊपर हमने क्या करना है, जो इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है बलूचिस्तान में उस पर हमने जवाब मांगना है, जो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है उस पर हमें जवाब चाहिए। ये लोग नहीं चाहते कि इनमें से किसी बात पर बात हो, इसलिए अगर आप देखें तो मेन जो मुद्दा है और स्टोरीज़ करवाई जा रही हैं वो खैबर पख्तूनख्वा पर ही करवाई जा रही हैं। आगे चलते हैं। राणा सनाउल्लाह ने जो पिछला टेलीविज़न प्रोग्राम दिया उसमें उनसे इंटरव्यू दिया, उसमें उनसे पूछा गया कि PTI मोहसिन नकवी से मिल रही है कि आपका पत्ता कट गया है, तो उन्होंने आगे से कहा कि वो हमसे तो मिलना ही नहीं चाहते, वो पहले दिन से मिलिट्री जनरल्स के साथ मिलकर बात करना चाहते हैं, हमसे वो मिलना ही नहीं चाहते, हमने बहुत कोशिश की, जब वो हमसे मिलते नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो सवाल उनसे ये था कि क्या आपका पत्ता कट रहा है, तो उसका जवाब उन्होंने ये नहीं दिया कि मोहसिन नकवी से मुलाकात से हमारा पत्ता क्यों कटेगा। उन्होंने वाज़े तौर पर मोहसिन नकवी को फौजी वर्दी में मलबूस शख्स ही करार दे दिया, सीधे लफ्ज़ों में नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, कि मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात को उन्होंने कहा कि फ़ौजियों के साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं और उन्हीं से कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फ़ौज चाहती थी कि वो 9 मई के ऊपर सिद्के दिल से माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं मांगी, वो किसी से कोई कॉपरेट नहीं करते और वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में कल अभी राणा सनाउल्लाह कह रहे थे कि PTI जो है वो अब ख़त्मशुदा हो चुकी है, PTI को पता ही नहीं, उनका सौदा हो चुका है, उनका खात्मा हो चुका है और अब उनकी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। आज वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं कि हाँ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, और इस सवाल की तरदीद भी नहीं कर रहे कि PTI के साथ इस्टेब्लिशमेंट की जो मुलाकात हो रही है, जो सवाल किया जा रहा है उससे क्या आपका पत्ता कट गया है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का पूरा काम है, उससे आगे और कोई ऐसी वजह नहीं है। अच्छा, अब ज़रा एक और ख़बर जिसने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दबोचा हुआ था, और वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का वो बयान था जिसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कहा कि ये जो सदर ट्रंप की डिमांड है कि तमाम मुल्क जो हैं इस जो भी इस मुआहदे को करवाने वाले हैं या इसके अंदर शामिल है सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE, जितने भी ममालिक हैं, कुवैत, पाकिस्तान, ये तमाम मुल्क जो हैं वो इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर दस्तखत करें। उस पर और तो कोई नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान में से ख्वाजा आसिफ बोले और ज़ोरदार आवाज़ में बोले। पाकिस्तानियों का उन्होंने कोई 2-2 फीट जो कद था वो बड़ा कर दिया, क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने ये कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इब्राहिमी मुआहदे को एक्सेप्ट करें
और हमें कोई मजबूर करे, हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता और हम किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये अल जजीरा ने खबर चलाई और खबर चलाई ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान के साथ। अब जाहिर है एक बहुत ही उम्दा बयान था, हम भी उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। कल भी हमने आपके सामने ये ब्रेक की थी खबर कि अल जजीरा ने ये खबर प्रिंट की है और इंडिया के भी बहुत सारे चैनल्स ने ये खबर प्रिंट की है कि पाकिस्तानी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो सीना मतलब छाती ठोक कर वो बयान दे रहे हैं और तान कर खड़े हो गए हैं ट्रंप के सामने और कह रहे हैं कि आपकी ये बात नहीं मानेंगे। इंडिया के तो बहुत सारे चैनल्स ने ये कहा कि पाकिस्तान ने बिल्कुल डिनाई कर दिया है ट्रंप की इस डिमांड को और वो पूरा करने को तैयार नहीं है। उसके बाद अब आपको अंदर के ज़राए से बताते हैं कि पूरी रात ख्वाजा आसिफ सो नहीं सके और मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करते रहे और कहते रहे कि मैंने तो ये बयान कभी भी नहीं दिया, ये छप क्यों गया है। आप भी थोड़ी देर खुश हो गए होंगे तो आपको ये बता दें कि नहीं, ये सर्कस के चूहे हैं, ऐसे बयान ये नहीं देते। और अल जजीरा को पहले इस्लामाबाद के अंदर राब्ता करने की कोशिश की जाती रही, वो भी मामला ना हुआ तो फिर पाकिस्तान के सफारती अमले को इसमें इन्वॉल्व किया गया। अल जजीरा के हेड ऑफिस में, ये हम आपको ज़राए से बता रहे हैं, राब्ता करके बताया गया कि आपने ये खबर हुजूर गलत छाप दी है और हमारे वज़ीर दिफा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ से बात भी करवाई गई अल जजीरा की और उन्होंने भी कहा कि मैं ये जो है वो जो है ये बयान मैंने नहीं दिया, तो आप खामखा मुझे क्यों मरवाते हैं, मुझे बली का बकरा क्यों चढ़ाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसका हल्का फुल्का डिनाइल जारी कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हल्का फुल्का नहीं, फौरी करें और मुकम्मल तौर पर इसका डिनाइल जो है वो जारी करें। तो फिर अल जजीरा ने इस खबर को बाकायदा एक नई स्टोरी के तौर पर रन किया कि ये जो खबर थी कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कोई बयान दिया है, तो बिल्कुल ऐसा बयान नहीं दिया, ये सब कुछ झूठ है। ये हुकूमत ने पूरी रात लगा के, ख्वाजा आसिफ ने पूरी रात मिन्नत तरला करके डिफरेंट क्वार्टर्स का मतलब डिफरेंट सहाफ़ियों का जो लिंक थे अल जजीरा के साथ, उनका मिन्नत तरला करके ये बड़ी मुश्किल से खबर चलवाई है। ओके, दूसरी तरफ चौधरी साहब जो हैं वो डांग उठाने वाले थे अगर ये खबर आज प्रिंट ना होती कि ख्वाजा आसिफ ने इसको डिनाई कर दिया। इसलिए जो मैंने कहा था कि आप बिल्कुल ये जमा खातर में रखिए कि अगर सदर ट्रंप ने वाकई फील्ड मार्शल को कह दिया कि साइन करो तो उन्होंने करने, और पाकिस्तान में उल्मा समेत सभी जो हैं वो लाइन और कतार में लग के इस नए सिग्नेचर्स के जो आपको मैं बता रहा हूं कि जो उसके फ़ज़ाइल होंगे वो बयान करेंगे। फिलहाल क्योंकि वो नौबत नहीं आई इसलिए ख्वाजा साहब को हश हश करवाया गया है और उन्होंने अपना ये बयान वापस लिया। लेकिन ये हो सकता है आप देखेंगे कि अगर सदर ट्रंप ने ना कहा और पाकिस्तान ने साइन ना करने हुए तो फिर एक दो दिनों के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत ही भड़कों वाले बड़ी बड़ी भड़कें मारते हुए नए बयान इसहाक डार या ख्वाजा आसिफ दे सकते हैं कि हम किसी सूरत इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन ये देख सदर ट्रंप की तरफ रहे हैं, उन्होंने अगर इन्हें कहा कि दस्तखत करो तो ये फ़ज़ाइल बयान करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग बेशक ना करें, या आपको पता है कि वो सुबह को और बात करते हैं, शाम को और बात करते हैं सदर ट्रंप, अगर वो इस बात को किसी और तरफ ले गए, भूल गए या नया कोई मामला शुरू हो गया तो फिर ये पाकिस्तानियों को बताएंगे कि हमारी लाश के ऊपर से गुजर के जो है वो मुआहदा हो सकता था, हम अड़ गए, हमने पूरी दिलेरी के साथ पूरी गैरत के साथ जवाब दे दिया कि इस मुआहदे पर हमने दस्तखत नहीं कर रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फॉक्स न्यूज़ अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप ने एक अनयूजुअल किस्म की कैबिनेट मीटिंग बुलाई है जो बुध वाले दिन होगी, कैंप डेविड में होगी। यूजुअली वहाँ पर मीटिंग्स नहीं होती इस तरह की यूजुअली, और ये एक अनयूजुअल मीटिंग है और क्रिटिकल फेज़ है ईरान और अमेरिका की जो निगोसिएशंस हैं उस पर। और सदर ट्रंप ने जो बुलावा भेजा है उसमें यह कि कैबिनेट का हर मेंबर मेक श्योर करे कि वो इस मीटिंग के अंदर ज़रूर हो। तो ये बुध वाले दिन ये मीटिंग होनी है। देखते हैं अमेरिका के अंदर इस कैबिनेट मीटिंग में से क्या निकलता है, क्या इसके अंदर से जंगबंदी ही निकलती है या नई झड़पें निकलती हैं, ये तो जाहिर है कल पता लगेगा। लेकिन फॉक्स न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी है अमेरिका के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मुजफ्फराबाद से। लोग कितने तंग आ गए, खबर तो आम सी है लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका कि मुजफ्फराबाद में एक कोस्टर चलाने वाले ड्राइवर का गलत या सही चालान जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने किया और उसकी गाड़ी गालबन बंद करना चाहता था या कुछ और गाड़ी के अंदर चढ़ गया। उसने उसके चढ़े समेत मीन पुलिस वाले के समेत गाड़ी जो है वो दरिया में फेंक दी। जो ड्राइवर था उसने गाड़ी दरिया में फेंक दी। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर भी और पुलिस वाले जिंदा बचे जो उसकी गाड़ी के अंदर चढ़े, ट्रैफिक पुलिस वाले एक या एक से ज़्यादा, और जो गाड़ी थी वो पानी में बह गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोग अब किस हद तक चले गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं क्योंकि वो इस कदर तंग है, पहले ही महंगाई से, बिजली से, कीमतों का जो हाल है उससे, और ऊपर से ये धड़ाधड़ जो है वो जुर्माने कर रहे हैं। मसलन हमारी हुकूमत ने एक नया तरीका ढूंढा
अब ये जो आपको जुर्माने करते हैं, इससे भी ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन का एक नया तरीका ढूंढा है, और वो ये है कि मोटरवे के ऊपर आपकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 120 किलोमीटर पर आवर थी, उसको अब 100 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया है। बैठकर मीटिंग में तखमीना लगाया गया कि इससे साल में कई करोड़ों या अरबों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को तो 120 का ही पता है। वो जब 100 पे चलाएंगे तो धड़ाधड़ उनको ये जुर्माने करेंगे। मीन जब वो 120 पे चलाएंगे और जो स्पीड मैक्सिमम अब 100 कर दी है, तो धड़ाधड़ ये जुर्माने करेंगे 5-5 हज़ार के, 3-3 हज़ार के, उससे भी ज़्यादा के। तो एक लंबा चौड़ा पैसा इकट्ठा होगा। आपके सामने 14 अरब रुपए शायद महीने 2 महीने में लाहौर के अंदर इन्होंने इकट्ठा कर लिया था, लाहौर और गिरदोनवा में फाइन कर करके। जो पूरे साल की लिमिट रखी थी वो चंद महीनों में पूरी कर ली थी। तो अब और कहीं से पैसा पूरा होना है या नहीं, एक तरफ पेट्रोलियम के ऊपर लेवी लगाई जा रही है और दूसरी तरफ आपको जो जुर्माने करके, चालान करके आपसे ये पैसा लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अल जजीरा ने एक और खबर दी है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पिछली रात गुजरी है, इस रात के अंदर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने एक तो अमेरिकी ड्रोन गिरा लिया है, और दूसरा अमेरिका और इसराइल के कुछ तैयारे उन पर बमबारी करने के लिए उनकी एयर स्पेस में जब दाखिल हुए तो उन्होंने उन पर भी फायरिंग की है। जहाज तो कोई नहीं गिरा, लेकिन उन्होंने क्लेम ये किया है कि हमने फायरिंग की है, जिससे वो जो खबर कल थी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने, ब्लूमबर्ग ने, अल जजीरा ने, तीनों ने खबर दी थी कि जो सदरन ईरान है उसमें अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने बमबारी की है। अब वो खबर दुरुस्त होती लग रही है, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने उनका जो ड्रोन था वो भी गिराया है और जहाज़ों पर भी फायरिंग की है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका नया बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि अब हालात बदल गए हैं और मिडल ईस्ट के अंदर कोई भी जो मुसलमान मुल्क है वो अब आने वाले वक्त में अमेरिका को अड्डे नहीं देगा और शील्ड नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि ये जो जंग हमने लड़ी है और जिस तरीके से हमने यूएई और दूसरे मुल्कों पर हमले किए हैं, इसके बाद अब हमने स्टेज सेट कर दिया है कि कोई मुल्क भी अमेरिका को अपने अड्डे देने से पहले सोचेगा, अपने यहाँ बेसिस देने से पहले सोचेगा, और कोई मुल्क भी जो है वो कोशिश नहीं करेगा कि वो ऐसी किसी जंग में आए जिसमें अड्डे दे और फिर उसकी हमारे साथ जंग हो। मतलब ईरान, दूसरे लफ्ज़ों में जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनाई, वो ये कह रहे हैं कि अब होश के नाखून लेंगे सब मुल्क और आइंदा अमेरिका को यहाँ पर किसी किस्म के अड्डे नहीं देंगे। ये नया ट्रेंड हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। अगली खबर मार्को रूबियो का बयान है। एक तो मार्को रूबियो आपको पता है कि अब इंडिया से वापस जा रहे हैं। उनका बयान है कि आबनाए हरमज़ ने तो खुलना ही खुलना है, ईरान के साथ मुआहदे की ज़ुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। मतलब ईरान इस मामले पे भी फंसा हुआ है कि जो मुआहदा है उसके अंदर अल्फाज, टोन और किस तरीके का रवैया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। मेरे ख्याल में ईरान ये चाहता है कि उसमें बराबरी का तरीकाकार जो है वो लिखा जाए, और जाहिर है अमेरिका की ख्वाहिश होगी कि मुआहदे की लैंग्वेज ऐसी हो कि उसमें अमेरिकी डोमिनेंस नजर आए। तो ये जो बयान है ये अपने ताईं किस कदर रेजिस्टेंस है ईरान की तरफ से या इस सारे माहौल के अंदर, वो आप खुद समझिए कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर लड़ाई हो रही है कि मुआहदे के अंदर क्या डालना है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान के मुआहदे में जुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। मतलब कि जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है वो तय हो गया है। आबनाए हरमज़ ने खुलना ही खुलना है, बाकी तमाम चीज़ें तय हो गई हैं, सिर्फ अल्फाज और जो ज़ुबान है उसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि ईरान जो है वो हर चीज़ के ऊपर खासा टफ टाइम दे रहा है। फिर ये वीडियो सामने आई हैं और ये हैं और तस्वीर जो मार्को रूबियो को डिफरेंट जो हवाई अड्डे हैं, वो जयपुर का हो, वो आगरा का हो, वहाँ पर उन्हें इंडियन जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स या थाने का एसएचओ या कोई मजिस्ट्रेट लोकल जो है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर रिसीव कर रहे हैं, या कोई फॉरेन ऑफिस का छोटा मोटा ऑफिसर, कोई उनकी तरफ से मंत्री, कोई उनकी तरफ से पॉलिटिशियन, कोई शख्स एयरपोर्ट के ऊपर नहीं पहुंचा हुआ। अब इसके ऊपर पाकिस्तान से मैंने कल भी बताया था कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। पाकिस्तान में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सफारती नॉर्म्स के ऐन मुताबिक है जो इंडिया कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता ही है हमें क्या आदत है, हम क्या करते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को देखें तो इंडिया एग्जैक्टली वो फॉलो कर रहा है जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स की किताब के अंदर लिखा हुआ है, या पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मुरवजा तरीका है, इंडिया ना उससे कुछ कम कर रहा है ना ज़्यादा कर रहा है, बिल्कुल भरपूर तरीके से सफ़र आया। और जाहिर है वो इसलिए ये कर रहे हैं कि वो एक सख्त पैगाम दे रहे हैं अमेरिका को, जो कुछ अमेरिका ने उनके साथ पिछले चंद महीने में किया है। लेकिन जाहिर है हम तो ऐसा पैगाम ना कभी देते हैं ना देने की कोशिश करते हैं, बल्कि जो कोई अपनी सफारतकारी कर रहा है हम उस पर भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आप लेटे क्यों नहीं हैं उनके जाने पर, आप इस तरीके का बड़ा ही फुसफुसा किस्म का उनका इस्तकबाल जयपुर या आगरा में क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगली खबर आपके सामने रख दें कि ये खबर भी है, लतीफ़ा भी है, आपकी मर्ज़ी आपने इसे कैसे समझना है। अमीर जमात इस्लामी जनाब मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का बयान आया है कि इब्राहिमी मुआहदा दर हकीकत सरेंडर की दस्तावेज़ है। गासिबाना फैसले को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने वाला अमरीकी सदर एक बार फिर मुस्लिम ममालिक के बाजू मरोड़ रहा है। अमरीकी सदर नेतन्याहू से मिलकर गजा को तबाह करने के बाद अब मुस्लिम ममालिक पर इब्राहिमी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहा है। पाकिस्तानी कौम किसी सूरत भी बैतुल मक़दस पर इसराइली कब्जे को जायज़ और कानूनी शक्ल देने के गासिबाना फैसले को तस्लीम नहीं करेगी। फ़लस्तीन पूरे का पूरा फ़लस्तीनियों का है और बैतुल मक़दस उसका दारुल हुकूमत है। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान, यही कायदे आज़म का मौक़िफ़ था और यही हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाज़े तौर पर ट्रंप के नाजायज़ मुतालबे को मुस्तरद करने का ऐलान करें। हाफिज़ नईमुर रहमान, बहुत ही तत्ती स्टेटमेंट्स हैं, तगड़ी स्टेटमेंट्स हैं, आपने बिल्कुल सीरियस नहीं लेना इन चीज़ों को। हाफिज़ साहब को अगर जर्नल्स ने कहा कि इसके फ़ज़ाइल बयान करने हैं तो वो सीधा खुद तो नहीं करेंगे, लेकिन वो कोई ऐसा मुज़ाहरा नहीं करेंगे, खामोशी से बैठे रहेंगे। और अगर जर्नल्स को ये वाले मामले में ट्रंप को ये दिखाना हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी है, लोग सड़कों पे निकल आए हैं, उलमा हजरात ने मामला ख़राब कर दिया है, तो फिर आपको हाफिज़ नईम जो हैं वो सड़कों पर नज़र आएंगे, क्योंकि जर्नल्स इन्हें आंख मार देंगे कि हमें ट्रंप के सामने कोई बहाना रखना है तो आप ज़रा दमादम मस्त कलंदर कर दें। तो फिर हाफिज़ साहब संभाले नहीं जाएंगे। आप देखेंगे अकेले हाफिज़ साहब नहीं, फिर फजल रहमान साहब भी निकलेंगे, तमाम रिलीजियस स्कॉलर्स अपने अपने लोगों को लेकर निकलेंगे और कहेंगे कि हमारी लाश के ऊपर से ये फैसला हो सकता है, किसी सूरत हम इब्राहिमी मुआहदे में आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर मामलात जर्नल्स के और ट्रंप के सेट हो गए और मिलिट्री जर्नल्स ने यह हतमी फैसला कर लिया कि हमने हर सूरत इब्राहिमी मुआहदा एक्सेप्ट करना है, तो फिर हाफिज़ नईम साहब तो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कुछ और उलमा होंगे जो इन्हीं के भाईबंदी है, वो बैठकर फिर इसके फ़ज़ाइल भी आपको बयान करेंगे कि इसके कितने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और ये कितना उम्दा काम है जो हम करने जा रहे हैं। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रख दें और वो ये कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला किया था कि जो हिस्टोरिक नाम थे पुराने, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल का नाम गंगाराम है अभी तक, इसी तरीके से जो पुराने नाम थे सड़कों के, चौकों के, वो वापस रिस्टोर करने हैं। जाहिर है प्री पार्टीशन जो नाम थे उसमें बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर नाम थे, बहुत सारे हिंदू शख्सियात के ऊपर, बहुत सारे सिख शख्सियात के ऊपर, बहुत सारे जो अंग्रेज़ यहाँ पर जब हम ग़ुलाम थे तो वो यहाँ हुकूमत कर रहे थे, बहुत सारे उनके नामों के ऊपर नाम थे। तो ये फैसला किया गया था कि उन नामों को तब्दील करके जो अब नए रखे हुए हैं उन पुराने नामों के ऊपर जाना है। लेकिन अब शायद असद तूर ये खबर दे रहे हैं और शेयर कर रहे हैं डॉन की स्टोरी। डॉन ये लिख रहा है कि अब जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने तौबा कर ली इस चीज़ से। शायद उन्हें जनरल साहबान से ये कहा गया है या कुछ मजहबी हलकों ने उन्हें कहा है कि आप कोशिश मत कीजिए ये नाम तब्दील करने की। तो इन नामों को अब पुरानी हालत में वापस लेके जाने का जो फैसला था, नवाज शरीफ साहब ने असल में ये फैसला किया था, क्योंकि उस कमेटी का कन्वीनियर उनको बनाया हुआ है, रेस्टोरेशन जो लाहौर की है, कल्चर की, आर्किटेक्ट की, हेरिटेज की। तो अब वो फैसला जनाब नवाज शरीफ साहब बेचारे नाम बदलना चाहते थे, उनको उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर खासी सख्ती है, मतलब उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं है किसी को कि वो नाम भी बदल सके। आगे जी, पिंकी अनमोल उर्फ पिंकी जो स्मगलर है, कराची में गिरफ्तार है, उनके बारे में आज खबर आई कि उनकी तबीयत नासाज है। हाई प्रोफाइल खातून कैदी अनमोल उर्फ पिंकी को आज SIUT मुंतकिल किया जाएगा। अनमोल उर्फ पिंकी के तिब्बी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। सिंध जेल हकाम ने कराची पुलिस से खुसूसी पुलिस एस्कॉर्ट तलब कर लिया। अनमोल उर्फ पिंकी 23 फौजदारी मुकदमात में मतलूब है। खातून कैदी की मुंतकली के लिए लेडी पुलिस और APC तलब कर ली गई। SIUT मुंतकली के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। IG जेल खाना जात ने मामले को इंतहाई हंगामी करार दे दिया। ये ज़रा सारे टिक्कर्स आपके सामने इसलिए रखे हैं कि आपको अंदाज़ा हो कि इस मुल्क में जो स्मगलर पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। अब उन्हें जेल में से हॉस्पिटल शिफ्ट करने की तैयारी है। जाहिर है इससे लगता यह है कि मामलात सिंध गवर्नमेंट के साथ किसी न किसी लेवल के ऊपर तय हो गए। ये अलग बात है कि बाद में एक और ख़बर जारी की गई, अली तनोली साहब ने शेयर की कि IG जेल खाना जात कहते हैं कि उनकी तबीयत संभल गई है, हॉस्पिटल उनको नहीं लेके जाना पड़ेगा, उनका मुआयना हमने हॉस्पिटल के अंदर ही करवा दिया है। लेकिन इस पूरी खबर को अगर आप समझने की कोशिश करें तो दो चीज़ें समझ आती हैं। एक तो ये कि जो पीपल्स पार्टी को डराया जा रहा था, शायद अब वो मामला थोड़ा कम हुआ है और उन्हें इजाज़त दे दी गई है कि वो पिंकी साहबा जो है उनको थोड़ा बहुत रिलैक्स कर दें, मीन हॉस्पिटल में वो चली जाएं और वहाँ उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, जेल की मुश्किल हालात से निकाल के उन्हें हॉस्पिटल मूव कर दें। और दूसरी इससे ये समझ आती है बात, या ये मामला है हमारे पास खबर नहीं, तज्जिया कर रहे हैं, या फिर मामला ये है कि सिंध
की जो गवर्नमेंट है वो अपने ताईं कोशिश कर रही है पिंकी को रिलीफ देने की। जाहिर है अगर पिंकी उनके कई लोगों के साथ काम करती रही है तो फिर जाहिर है वो कोशिश करेंगे उसको रिलीफ देने की। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो फौजी भाई हैं, जनरल्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये किसी सूरत जेल से ना निकले, ये यहीं रहे ताकि हम पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर जो है बरकरार रखें। आने वाले दिनों में ये मामला खुल के सामने आ जाएगा कौन क्या कर रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये क्या कर रहे हैं, उनकी जौजा के साथ क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्मगलर्स को कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बलूचिस्तान जल रहा है जी। अगली खबर वहां से है। वहां पर 30 के करीब तजारती कंटेनर्स जिनके अंदर बहुत महंगा सामान था, ये बताया जा रहा है कि एक एक कंटेनर के अंदर 15-15 करोड़ रुपए का सामान था, ऐसा बेशकीमत सामान था। ये 30 कंटेनर्स थे जिन्हें नौशकी में N40 जो रोड है उसके ऊपर आग लगा दी गई है। नाके लगाते हैं दहशतगर्द आके, सड़क पर ट्रैफिक रोकते हैं मेन शाहरा पर, और कंटेनर्स को आग लगाए जा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इसी जगह के आगे पीछे ये जो मकाम है जहां पर 30 जो ट्रक हैं उनको जला दिया गया, बड़े ट्रेलर्स को, वहां पर 3,000 से ज्यादा एफसी के एहलकार तैनात हैं। अब पता नहीं वो एफसी के एहलकार कहां हैं, वो क्यों मौसर नहीं है, और उन्होंने क्यों इस सारे मामले को नहीं रोका। लेकिन ये बात वहां पर तय है कि वहां पर 3,000 के करीब जो एफसी के एहलकार हैं वो इस इलाके के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो भी आग लगने से इस सारे मामले को बचा नहीं सके। तो एक तरफ हम पूरी दुनिया की सालसी करवा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सड़कें जो हैं वो दिन के वक्त, ये रात के वक्त की बात नहीं हो रही, दिन के वक्त भी अब बलूचिस्तान की कोई सड़क ऐसी महफूज नहीं है जिसके ऊपर इवन वहाँ के लोकल लोग भी सफ़र कर सकें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।